गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का कंप्लीट किया है। उसके ऊपर आईआईटी, जेईई और सीबीएसई के लेवल के क्वेश्चंस का हमने जिक्र किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज हम समय के अभाव को देखते हुए आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है डेरिवेटिव का, और डेरिवेटिव जो हमारा रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है। आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या मीनिंग होता है डेरिवेटिव का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का जो मीनिंग है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एट पॉइंट। जो भी पॉइंट हम ले उस पॉइंट पे डिस्कस करें एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम उसका एक ज्योमेट्रिकली उसका मीनिंग समझाएंगे। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। हम यहाँ पे कोई एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। लेट एनी फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। हम यहाँ पे y कोई फंक्शन लेंगे, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन लेंगे। डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है उसी का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएबल का मतलब ये होगा कि यहाँ पे उस फंक्शन पे उस एक पार्टिकुलर पॉइंट से एक यूनिट टेंजेंट ही ड्रा किया जा सकता है। हम उसको पार्टिकुलर पॉइंट से यूनिट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इस वजह से हम उसको डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते हैं। लेट एफ एक्स इज ए, एफ एक्स को हम y के इक्वल मान सकते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू y, या y इक्वल्स टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं इसको हम। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स is a differentiable function, is a differentiable function। हमने कोई यहाँ पे एक फंक्शन लेना है y और उसको fx के इक्वल लिया हमने, यानी x के फॉर्मेट में रहेगा वो। x और y दोनों वेरिएबल्स रहेंगे हमारे पास और वो फंक्शन कैसा रहेगा? डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा। ठीक है। अब उस फंक्शन पे हम यहाँ पे कोई दो पार्टिकुलर पॉइंट अज्यूम करते हैं। लेट टू पॉइंट्स, या कंसीडर, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कंसीडर टू पॉइंट्स ऑन कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो कर्व होगा, कर्व ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है उसके कर्व के ऊपर हम कोई दो पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। एक पॉइंट मैंने P लिया है, लेट एनी पॉइंट इज P। कोऑर्डिनेट जैसे मैंने x एब्सिसा x ही लिया है। अगर मैं एब्सिसा x लेता हूं तो मेरा ऑर्डिनेट हो जाएगा वो एफ एक्स ही बन जाएगा, x और एफ एक्स। सेकेंड पॉइंट मैं Q लेता हूं और Q पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे एब्सिसा की वैल्यू कुछ स्मॉल इंक्रीमेंट करके लेता हूं, x प्लस h ले लेता हूं, x प्लस h। और x प्लस h एब्सिसा की वैल्यू है, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। तो ऑर्डिनेट की वैल्यू यहां से आएगी y इज इक्वल टू एफ। x की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? x प्लस h से। तो यह आपका आ जाएगा f ऑफ x प्लस h। ये हमने दो पॉइंट अज्यूम किए हैं। इन दोनों पॉइंटों को हम ग्राफ पेज पे या हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकली जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे उस पे इन दोनों पॉइंटों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये पॉइंट आपके किस तरह से होंगे, हमारा डायग्राम किस तरह से बनता है इसके ऊपर देखिए। जैसे कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हम चाहते हैं, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देना चाहेंगे, तो यहाँ ज्योमेट्रिकली हम यहाँ पे इसका मीनिंग समझाएंगे क्या होता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए,
जैसे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब इस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक हमारे पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो कर्व यानी कोई वक्र है, उसका डायग्राम बनेगा वो एक घुमावदार बनेगा, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम कोई वक्र ले लेते हैं, इस शेप में हमने कोई भी y बराबर एफ एक्स, हमारे पास यहां फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका जो फंक्शन होगा वो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इस कर्व की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स रहेगी। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट हमें Q लेना है। तो पॉइंट P मैं यहां लेता हूं, यहां पे मेरे पास पॉइंट P है, कोई यहां पर कोई पॉइंट P है, इसको मैं यहां रिप्रेजेंट करता हूं, पॉइंट P इज दैट हियर पॉइंट P, और यहां मैं ले लेता हूं कोई भी पॉइंट Q। पॉइंट P और पॉइंट Q मैंने यहां पे लिए हैं दोनों, और ये दोनों के दोनों पॉइंट है, ये हमारे पास किसी कर्व के ऊपर है और उसकी इक्वेशन y बराबर एफ एक्स है। पॉइंट जो P होगा वो क्या होगा, देखिए पॉइंट पे हमने अज्यूम किया है x और f ऑफ x। x का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से उस का जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम, जैसे हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया इस तरह से, तो ओरिजिन से ही आपका ओरिजिन है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो x यूनिट होगी, ठीक है। और यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं x एक्सिस के ऊपर, तो यहां ओरिजिन से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो आपकी होगी x प्लस h, सेकेंड पॉइंट Q के लिए। तो यहां पे देखिए ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x यूनिट है, x यूनिट डिस्टेंस यहां से यहां तक आपकी ये डिस्टेंस x यूनिट है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक O से लेके मैं इस पॉइंट का भी नाम दे देता हूं, जैसे M, मैंने यहां पे ये पॉइंट ले लिया M बिंदु, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं, लेट इट पॉइंट M ले लिया मैंने, और इसको मैं ले लेता हूं N, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको मैंने ले लिया N, तो M जो पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस O पॉइंट से वो x यूनिट होगी यहां पे, यानी OM जो डिस्टेंस है वो हमारी है x यूनिट, और O से लेके N तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी है x प्लस h यूनिट। तो अब आप यहां से देख के बता सकते हो कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितने यूनिट बनेगी। बीच की डिस्टेंस m से लेके n तक की, देखिए O से लेके n तक आपके पास है x प्लस h, O से लेके m तक है x, तो x प्लस h में से x घटाएंगे तो h यूनिट बन जाएगी। ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आपकी ये वाली, ये हो जाएगी h यूनिट डिस्टेंस, ये वाली h यूनिट डिस्टेंस होगी आपकी, ये x यूनिट हो जाएगी। और पॉइंट P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो देखिए वो क्या बन जाएंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स और Q के, पॉइंट P हमने ये यहां पे लिया है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, देखिए पॉइंट P यहां बना देता हूं मैं, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x और fx, x और fx। ये जो fx है ये y का मान होगा, यानी कि कैसे पता लगे हमें कैसे y है, यानी कि जब ये डिस्टेंस आपकी x हुई, ठीक है, तो एब्सिसा का मान हमारा x हुआ, और एब्सिसा का मान जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं x की जगह पे, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x होता और x का मान मान लीजिए मैं 3 लेता हूं, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 3 और 6 बन जाएगा। तो उसी तरह से यहां पे मैंने ये डिस्टेंस x ली है और y का मान निकालना चाहूंगा, तो मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे x को ही पुट करूंगा, तो ये आपका fx बन जाएगा। तो ये जो आपकी ऊंचाई रहेगी, यानी कि यहां पॉइंट P से लेके पॉइंट M तक ये जो डिस्टेंस है इसके पैरेलल, इधर आप इसको दिखा सकते हो, दिखाने के लिए इस पॉइंट को इधर से आप डॉटेड लाइन में करके और यहां तक ले सकते हो, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये आपकी fx के इक्वल हो जाएगी, या कह सकते हैं कि P से M तक की डिस्टेंस है वो fx है।
उसी तरह Q से N तक है वो आपकी एफ एक्स प्लस एच हो जाएगी। तो ये आपका जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे x प्लस एच कॉमा x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ x प्लस एच। ये हो जाएगा आपका पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट। देखिए पॉइंट Q और P को हम ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंट Q और पॉइंट P को हम ज्वाइन करते हैं तो आपके पास इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट हमारे पास P है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ये एक कोड बन गया। ये क्या बन गया? एक कोड बन गया। पॉइंट P और पॉइंट Q को जब मैंने ज्वाइन किया तो यहां पर ये एक कोड बन गया, और कोड का मतलब होता है यानी कि एक सीकेंट भी बोल सकते हैं। किसी कर्व को दो पॉइंटों पे काट के जो लाइन जाती है वो एक सीकेंट भी बोला जा सकता है, ठीक है। इसको हम कोड भी कह सकते हैं और सीकेंट भी कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट हो गए, पॉइंट P एक पॉइंट Q हो गया। अब हम यहाँ बात करते हैं कि अगर हमें पॉइंट P और पॉइंट Q के जो लाइन बनी है उस लाइन का हमें यानी कोड का हमें स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको। पहले जैसे हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट हो, एक लाइन सेगमेंट हो, पॉइंट A है वो हमारे पास x1 और y1 दिया हो, पॉइंट B है वो x2 और y2 दिया हो। तो यहां पे हमें स्लोप निकालना हो इनका। स्लोप का मतलब होता है यहां पे tan थीटा से, यानी कि एक ऐसी नॉन वर्टिकल लाइन जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है तो वो आपका tan थीटा होता है स्लोप। तो यहाँ पे उसको हम n से भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हमें थीटा ना दिया हुआ हो और दो पॉइंट दिए हुए हो A और B, तो हम उस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? और वो होता है फॉर्मूला हमारा y2 माइनस में y1 डिवाइड बाई x2 माइनस में x1, ठीक है। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहां पर लाइन हमारे पास PQ है यानी कोड PQ है, इसका स्लोप हम निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए स्लोप ऑफ कोड PQ हमारे पास आता है यहां से, स्लोप ऑफ कोड PQ इज इक्वल टू जो PQ कोड है उसका स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये x है ये x1 का काम करेगा और fx है ये y1 का काम करेगा। इसी तरह x2 है ये आपका x प्लस h हो गया और y2 है ये आपका fx प्लस h हो जाएगा, ये y2 हो गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम वहां पुट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है? देखिए रिजल्ट ये बन के आएगा कि f ऑफ x प्लस में h माइनस f ऑफ x और डिवाइड बाई h, यानी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इनको, x2 माइनस x1 करेंगे ना तो x प्लस h और माइनस में x हो जाएगा। यानी कि x2 का मतलब हुआ x प्लस h और x1 का मतलब हुआ केवल x। यहाँ पे तो x प्लस h में से मैं x लेस कर दूंगा, यहाँ पे इस x से ये x आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रिजल्ट बचेगा? f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h हो जाएगा। ये हमारे पास किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ कोड PQ के इक्वल हुआ, यानी लाइन PQ का स्लोप आ गया इस फॉर्मूले की हेल्प से। यानी tan थीटा भी बोल सकते हैं, उसको हम एंगल ऑफ टेंजेंट भी कह सकते हैं या स्लोप भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आपके पास पॉइंट Q है इस पॉइंट Q को हम मूविंग पॉइंट अज्यूमिंग करते हैं। ये मूविंग पॉइंट है और ये पॉइंट Q है, ये आपके पास धीरे धीरे पॉइंट P की तरफ मूव होता है। तो आपके पास जो पॉइंट P की तरफ आएगा तो क्या बदलाव होगा? क्या इसमें चेंजमेंट आएगा? क्या यहाँ पे चेंजिंग होता है? उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे जैसे हम पॉइंट Q को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बदलाव आता है। देखिए क्या होगा, हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे हम Q को लेके आएंगे, अगर हमारे पास Q टेकिंग लिमिट Q अप्रोचेस टू, हम यहाँ पे अगर लिमिट ले टेकिंग लिमिट Q अप्रोचेस टू P
अगर मैं Q को P की तरफ लेता हूं, अगर मैं Q को P की तरफ लेके आता हूं, Q को मैं अगर P की तरफ लेता हूं, तो यहाँ पे हमारे पास फर्क जो होगा वो देखिए क्या होगा। जैसे Q को P की तरफ लाऊंगा मैं, तो ये Q पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आपकी h होगी, ये h डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी कि कम होती चली जाएगी, अप्रोक्सीमेट ये जीरो के नजदीक चली जाएगी। एक पोजीशन ऐसी बनेगी कि वो h की वैल्यू है वो जीरो के नजदीक चली जाएगी। यानी फिलहाल ये यहाँ पे h आपके पास डिस्टेंस ये है, और जैसे जैसे मैं q को नजदीक लाता जाऊंगा, यहाँ आ जाएगा q पॉइंट, फिर यहाँ आ जाएगा, और एक पोजीशन ऐसे बनेगी कि q पॉइंट है वो p के बहुत ही नजदीक होगा, और वहां पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं टेकिंग लिमिट लेता हूं q अप्रोचेस टू p, देन h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, मेरे पास जीरो हो जाएगा। यानी जैसे जैसे मैं q को p की तरफ लाता हूं, तो मेरे पास h की वैल्यू वो जीरो के नजदीक आ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं ये लिमिट यहां लगाता हूं कि लिमिट, अगर मैं यहां पे लिमिट अप्लाई करूं, लिमिट Q अप्रोचेस टू P, Q को मैं अगर P की तरफ लेता हूं, स्लोप ऑफ कोड हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ कोड PQ, जो PQ हमारे पास कोड है उसके स्लोप के ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, और इधर भी लिमिट अप्लाई करूंगा, तो इधर तो हमारे पास h आया हुआ है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी आपकी h अप्रोचेस टू जीरो। जैसा कि आपको बताया गया है कि जैसे हम Q को P की तरफ ले आएंगे तो h के ऊपर यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, h के ऊपर फर्क पड़ता है, तो h अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, और f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लिमिट हमारी h अप्रोचेस टू जीरो क्यों हुई, इसका राज मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे q को नजदीक ले आएंगे p के, वैसे वैसे ये वैल्यू h की वैल्यू है वो बहुत ही क्लोज हो जाएगी q के, यानी जीरो के क्लोज हो जाएगी जब q को हम p के क्लोज लेके आते हैं तो। ठीक है, अब ये जो आपके पास होगा लिमिट q अप्रोचेस टू p स्लोप ऑफ कोड pq, ये क्या बन जाएगा, देखिए आपके पास ये जो कोड pq है ये एक नया रूप यहाँ पे आप रूप लेगा, क्या लेता है देखिए, जब q को आप p की तरफ ले आते हो तो p और q बहुत ही नजदीक पॉइंट बन जाएंगे, और नजदीक पॉइंट बनने के बाद में ये एक पार्टिकुलर पॉइंट p के ऊपर एक टेंजेंट का रूप लेंगे, एक स्पर्श रेखा बना के जाएंगे। यानी यहाँ पे पॉइंट Q जैसे ही P के नजदीक आएगा, यहाँ पे दोनों एज कोइंसिडेंट होंगे और एक स्पर्श रेखा बनाएंगे इस तरह से, ऐसे ये एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, और ये जो आपकी स्पर्श रेखा होगी ये हमारा एक टेंजेंट का काम करेगी इस कर्व के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल होगा ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो जाएगा, और ये जो लाइन होगी ये आपकी एक टेंजेंट की लाइन होगी। तो हम कह सकते हैं जब Q अप्रोचेस टू P होता है तो स्लोप ऑफ कोड ऑफ PQ क्या बन जाता है, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पे। यानी ये वैल्यू है, ये तो आपके पास लिमिट लगने के बाद बन जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। जो हमारा कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है, उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा किसी पॉइंट है P के ऊपर, एट पॉइंट P लिख सकते हैं हम, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P बोल सकते हैं। जब आप यहाँ पे स्लोप ऑफ कोड PQ पे जब लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट P हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू आपके पास किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू हमारे पास ये है लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, और ये होता है हमारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको हम बोल सकते हैं f डैश x
या ये भी कह सकते हैं इसको हम d अपॉन में dx ऑफ fx। fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोला जा सकता है। तो यही आपका ज्योमेट्रिकली मीनिंग है, यही आपका रिजल्ट होता है कि अगर हम किसी फंक्शन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग दर्शाना चाहें तो वो आपका किसके बराबर आता है, वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू fx एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट P, किसी पार्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर। अगर यहाँ पे P पॉइंट की जगह पे अगर हम कोई अलग पॉइंट लेते हैं R या S, जो भी पॉइंट लें उसके कोऑर्डिनेट के अनुसार भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट लास्ट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन fx, हम यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में बना सकते हैं। लास्ट में हम लिख सकते हैं एक इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग लिख सकते हैं देयरफॉर द डेरिवेटिव ऑफ fx, y बराबर fx एट पॉइंट P पॉइंट हमें पता है x और fx है, इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू fx। यानी कि लास्ट में हमें ये बताना होगा कि डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव ऑफ y बराबर fx at point P is the slope of tangent to the curve y बराबर fx। जो आपका पॉइंट P है उस पॉइंट P के ऊपर उस कर्व का जो स्लोप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास डेरिवेटिव का मीनिंग है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग कह सकते हैं हम डेरिवेटिव का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एक आपके पास कुछ ज्योमेट्रिकली मीनिंग के बाद में डेरिवेटिव के कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्मूले हैं उनके ऊपर बात करना चाहूंगा। डायरेक्ट जो फॉर्मूले आते हैं वैसे हम यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे आया है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, इस फॉर्मूले को हम तीन नामों से जानते हैं। इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अगर मैं इस x को डेल्टा x में कन्वर्ट कर दूं तो ये डेल्टा x यानी डेल्टा मेथड बन जाएगा। यानी इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोला जाता है इसको। दूसरा हम बोलते हैं इसको डेल्टा मेथड भी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है एबी इनिशिएटो मेथड। यहाँ पे इसके तीन नाम होते हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यानी डिफरेंशिएट करने का आपका सबसे पहला तरीका होता है, जितने भी आपके डिफरेंशिएट करने के फॉर्मूले आते हैं वो सारे यहीं से डिराइव होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से जितने भी फॉर्मूले हैं वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्पेशलाइज कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा जो हमने क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। देखिए हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, जैसे कि हमारे पास आता है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ x टू दी पावर n। तो इसका डेरिवेटिव हम करते हैं तो यहां पे लिखा जाता है कि जो पावर होती है उसको आगे, यानी n है यहाँ पे पावर, तो n को आगे ले आएंगे गुणा, और जैसा है वैसा का वैसा लिखिए और पावर में से एक कम करिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई फिर पावर के जो बेस में यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे इंटू में 1 हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये फॉर्मूला कब कब कहां अप्लाई किया जाता है।
ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ x की पावर n, n का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, या यहाँ पे ये फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू आते हैं, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास आ जाए x टू दी पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव करना हो, x टू दी पावर 1/2 इसका डेरिवेटिव करना हो, तो आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। यानी n की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 1/2 ही, तो इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कैसे करेंगे डेरिवेटिव इसका, पहले पावर को आगे ले आएंगे, 1/2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, अब जैसा है वैसा का वैसा लिखो, x टू दी पावर 1/2 और उसमें से एक कम कर दीजिए, गुणा में इस 1/2 के साथ में जो बेस है x, इस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये आप बात ध्यान में रखिए, जिस भी वेरिएबल की हम बात करेंगे अगर उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना हो तो वो 1 होता है। जैसे आप dy dx निकालते हो और x का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो आपका 1 होगा। अगर आप x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव करना चाह रहे हो तो वो आपका हो जाएगा dy dx, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में z का डेरिवेटिव करने जा रहे हो तो वो आ जाएगा आपका dz dx, ठीक है। हम ज्यादातर x y z t इनको ही वेरिएबल के रूप में अज्यूम करेंगे डिफरेंशिएशन में, ध्यान से इन बातों को ध्यान रखिए, x y z t, ठीक है, ये मोस्टली आपके वेरिएबल के रूप में यूज होते हैं। कभी कभार हमारे u और v भी आ जाते हैं, तो यहां पे आप ध्यान रखिए, जब भी कभी आपके पास x की पावर में कोई भी वैल्यू आती हो, यानी पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, तो आपको इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये एक ही फॉर्मूला आपके पास बहुत से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिए। कई बार इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे x² जमा 2x, अब ये है और इसकी पावर आपके पास जैसे 9 आ जाए, x² प्लस 2x होल पावर 9। अब इसका डेरिवेटिव करना हो तो आप इस फॉर्मूले को मत रटिए, फॉर्मूले की टाइप को देखिए। यहाँ पे बेस है, बेस की पावर n है, तो यहाँ पे बेस क्या होगा आपका, ये हो जाएगा बेस x² प्लस में 2x, ये आपका बेस होगा और ये इसकी पावर n हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 9 को आगे लेके आना पड़ेगा। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू x तो 9 को आगे ले आएंगे, पावर को आगे लेके आएंगे, फिर जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, x² जमा 2x और पावर 9 है उसमें से एक कम कर दो, पावर में से एक कम करके लिखना है, मल्टीप्लीकेशन में चलना है हमें, ये भी बात ध्यान रखें। जैसे 9 को आगे ले आए तो मल्टीप्लाई बाई, फिर जैसा है वैसा का वैसा लिखो, पावर में से कम करो और फिर मल्टीप्लाई बाई। अब पावर के साथ में जो बेस है, इस बेस का करेंगे, इस बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा आपका, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम होके लिख देंगे हम, तो 2 आगे आएगा और 1 पावर कम करेंगे तो 2x ही बन जाएगा आपका, और प्लस में 2 गुणा में x, तो 2 तो आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का है ऊपर भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा सा, और x का डेरिवेटिव आपके पास यहां हो जाएगा 1, तो 2 गुणा में 1 आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास ये होगा। तो ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को आप कहीं एक जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसको बहुत से आपके पास क्वेश्चन अराइज होंगे, क्रिएटिव माइंड बनाइए और फिर हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका हम कहां पे यूज कर सकते हैं। अब मैं कांस्टेंट के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें करना हो तो कैसे होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट आपके पास 2 तरीकों से आ सकता है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। 2 तरीकों से कांस्टेंट आ सकता है, एक तो कांस्टेंट प्योर और एक मिक्स कांस्टेंट में, यानी वेरिएबल के साथ मिक्स ओके आ रहा हो, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो, वेरिएबल के साथ डिवाइड में हो, तो इस तरह से कांस्टेंट आ सकता है। जैसे कि आपके पास एक तो आ जाए कांस्टेंट 4 इंटू में x आ जाए, ठीक है, तो ये आपके पास फिक्स कांस्टेंट हो गया। इसका डेरिवेटिव आपको यहां पे 0 नहीं करना है,
क्यों नहीं करना है? क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल आया हुआ है मल्टीप्लाई में। तो ध्यान रखें, जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आता हो तो आपको वहां डेरिवेटिव जीरो नहीं करना है कांस्टेंट का, वहां पे कांस्टेंट का कांस्टेंट एज इट इज, और गुना में अब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, 4 into 1 आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना हो, फॉर एग्जांपल अगर y के रिस्पेक्ट में करना हो तो 4 तो सेम रहेगा और d अपॉन में dy कर देंगे, और x का करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका dx अपॉन में dy और गुणा में 4। तो इन बातों का ध्यान रखें, जिसके भी रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा d अपॉन में dy। ये आपका जो d अपॉन dx है, d अपॉन dy, ये एक तरह से ऑपरेटर का काम करता है। अगर y के रिस्पेक्ट में बात कहें तो d अपॉन dy लिखेंगे, अगर x के रिस्पेक्ट में कहें तो d अपॉन dx लिखेंगे, z के रिस्पेक्ट में कहें तो d अपॉन dz, t के रिस्पेक्ट तो d अपॉन dt कहेंगे। ठीक है, तो एक आपका यहाँ पे बताया गया कि कांस्टेंट दो तरीकों से आता है, एक इस तरह से मल्टीपल में आ जाए तो आपको एज इट इज रखना है, जीरो नहीं करना है। एक प्योर कांस्टेंट आ जाए, जैसे आपको करना है 5 का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, आपको करना हो cos अल्फा का तो इसका भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट मानी गई है और cos अल्फा एक कांस्टेंट ही रहेगा, उसका जीरो हो जाएगा। cos x का जीरो नहीं होगा, cos अल्फा का जीरो हो जाएगा। अगर आपके पास आ जाए यहाँ पे जैसे कि a आ जाए या b आ जाए, इनका डेरिवेटिव करना हो, a प्लस b का करना हो तो इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो इन छोटी छोटी बातों को हमें सोच समझ के और फिर चलना है, ध्यान से करना है। इसी के ऊपर मैं एक फॉर्मूला और बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो हमारा पहला फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन का। इसके ऊपर देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला और है, यानी कि ये होगा हमारे पास कि अगर डिफरेंशिएट हमें करना हो विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ a जमा bx होल पावर n, a जमा bx होल पावर n का, तो यहां पे तरीका वही है, टाइप देखिए आपके पास बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क इतना है थोड़ा सा कि x की जगह यहां a जमा bx आ गया। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इसी फॉर्मूले को रट लेते हैं, वो उनका दिमाग क्रिएटिव ना होता है, उस वजह से वो इस बात को ध्यान में नहीं लेते हैं। इसलिए क्या क्या हमने कि इसका अलग से फॉर्मूला बता दिया, इसका फिर अलग से फॉर्मूला बता देते हैं। सभी बच्चे इस तरह से क्रिएटिवनेस नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अलग से बता देते हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, कि n को तो हम आगे ले आएंगे, पावर को आगे लेके आएंगे, गुणा फिर जैसा है वैसा का वैसा लिखो a जमा bx, पावर में एक कम कर दो n माइनस में 1, और इनटू में अब पावर के नीचे ये बेस है, इस बेस का कर दो। अब a तो कांस्टेंट है प्योर, इसका तो जीरो हो गया तो जीरो लिख दो, प्लस में अब b यहाँ पे कांस्टेंट तो है लेकिन x वेरिएबल है गुणा में, तो b का जीरो नहीं होगा, तो यहां आ जाएगा b गुना x का हो जाएगा 1, x का यहाँ पे क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और b का b रहेगा सेम, जीरो नहीं होगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके पास लीनियर फॉर्म में इस तरह से आ जाता हो तो भी हम पावर को आगे लेंगे, एक पावर कम करके लिखेंगे, फिर बेस का करेंगे। बेस का डेरिवेटिव करना ना भूले, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ये टाइप भी आपके इसी से मैच होती है। एल्जेब्रिक में मैं आगे बताना चाहूंगा आपको, एल्जेब्रिक में अगली जो हमारी टाइप आती है वो कांस्टेंट के अपॉन में वेरिएबल की आती है। कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट है और डिवाइड में वेरिएबल मिलता हो, जैसे वेरिएबल x आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, x क्यूब आ जाए, या पावर फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक है, टाइप एक ही है, कांस्टेंट आपके पास न्यूमरेटर में हो, कांस्टेंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट ए आ जाए, अल्फा आ जाए, बीटा आ जाए, ए जमा बी आ जाए, या फिक्स कांस्टेंट आ जाए कोई भी। इसके अपॉन में अगर हमारे पास x आ जाए, या जैसे x स्क्वायर आ जाए, या x स्क्वायर जमा में 2 आ जाए, या x स्क्वायर जमा में bx जमा में c आ जाए, ये सारे की सारी टाइप है, ये सभी सेम रहती हैं। या x की पावर जैसे हाफ आ जाए, x की पावर 3/2 आ जाए, तो इनका अगर हमें डेरिवेटिव करना हो तो टाइप एक ही है, ये
कांस्टेंट के अपोन में अगर इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो तरीका क्या होगा यहाँ पे कि इनको आप पहले ऊपर उठा के ले जाओ, इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में करो, इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में लेके आओ और मल्टीप्लाई में लाने के बाद में हम उसका डेरिवेटिव इसी तरीके से करेंगे। जैसे देखिए समझाता हूं मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे आपके पास आ जाए कि 5 या 2 अपॉन में x क्यूब जमा में 3, इसका डेरिवेटिव करिए कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, ये तो आपके पास कांस्टेंट हो गया और ये x क्यूब जमा 3 है, आप इसको उठा के ऊपर ले आओ। फिलहाल x क्यूब जमा 3 की पावर क्या है, 1 है। x क्यूब जमा 3 की पावर 1 है, इसको ऊपर लेके आओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 2 गुणा में x क्यूब जमा 3 और होल पावर -1, ये बन जाएगा आपके पास। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 2 तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा। पावर को आगे ले आओ, -1 को आगे लेके आओ, फिर एक पावर कम कर दो, x क्यूब जमा 3 में से एक पावर कम करेंगे तो -1 में से एक कम करेंगे तो -1 हो गया। ध्यान से देखिए तरीका वही है, n को आगे ले आए थे या -1 को आगे ले आए, फिर जैसा लिखा है वैसा पावर में से कम कर दिया, n में से कम किया तो यहाँ पे हमारे पास -1 तो था, एक कम कर दिया, गुणा में अब इस बेस का इसका करेंगे तो x क्यूब का करेंगे तो x क्यूब का करने के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगाया जाएगा, तो 3 तो आगे आ जाएगा और एक पावर कम करेंगे यहाँ पे तो 3 -1 2 हो जाएगा, प्लस इस 3 का 0 क्योंकि ये प्योर कांस्टेंट है तो यहाँ पे केवल आपके पास ये आ जाएगा। अब इनकी थोड़ी कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 की 3 के साथ 6 हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आगे लिख दो तो ये आ जाएगा -6x², और ये आपके पास x क्यूब जमा 3 की पावर -2 होगी, ये पावर नेगेटिव में बन जाएगी। इसको नीचे ले आओगे तो पावर पॉजिटिव में लिखी जा सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अगर कांस्टेंट के अपॉन में आपके पास कोई भी टर्म आती हो इस तरह से आपके पास, तो हमें उसका डेरिवेटिव करने के लिए उस टर्म को उठा के ऊपर ले आओ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में लाने के बाद हम उसका डेरिवेटिव उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने x की पावर n का किया है। ठीक है, तो ये आपका तरीका था एल्जेब्रिक का। एल्जेब्रिक में आगे हमारे पास प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल वगैरह और भी आएंगे, हम उनके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे आगे। ठीक है, थैंक्स।